अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। क़ातिल वबा कोरोना का मज़ीद फैलाव रोकने के लिए बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट्स पर रैपिड टेस्ट भी शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद में 3 करंतना सेंटर्स भी बनाए गए हैं। कैटेगरी सी में शामिल 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी में तौसीह कर दी गई है। रैपिड टेस्ट के लिए महकमा सेहत की टीम्स मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। वजारत सेहत के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में मिलेगी। रिपोर्ट मुस्बत आने पर मुसाफिर को अपने खर्च पर करंतना करना होगा। 8 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट मनफी आने पर मुसाफिर को घर जाने की इजाज़त मिलेगी। आपको बताएं कि रैपिड टेस्ट के लिए महकमा सेहत की टीम्स मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। वजारत सेहत के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में मिलेगी। अहम खबर दें आपको, बलूचिस्तान के इलाके योब में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का हमला। FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से बताया गया कि दहशत गर्दों ने ये हमला बलूचिस्तान के इलाके जो जिला जोब है उसके इलाके मानकजई सेक्टर में FC पोस्ट पर किया है। FC के जवान पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे। दहशत गर्दों के हमले में 4 FC के जवान शहीद हो गए जबकि 6 जख्मी हो गए और ये बताया गया कि FC की जानिब से दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाली पार्टी पर सरहद पार से जो है दहशत गर्दों का हमला हुआ है। जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है और ISPR के मुताबिक शोधा में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बासी, सिपाही एहसानुल्लाह और राइक सुल्तान शामिल हैं और ये दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया था जिसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया था। हम उसमें जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। यह अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके जोब में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का हमला। FC के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हो गए। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान का ये इलाका है जोब जहाँ अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का हमला। FC के 4 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, FC जवान पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर लगाने में मसरूफ थे। देखिए, पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो ये बाढ़ है इसको मुकम्मल किया जाए और इसी असना में जो है सरहद पार से दहशतगर्दों ने हमला किया है। ये बलूचिस्तान का जिला जोब है जिसका इलाका मानजई सेक्टर है। यहाँ पर FC जो है ये पोस्ट लगाने पर मसरूफ थी। पाक FC के जवान जो है उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें 4 FC के जवान जो है वो शहीद हो गए जबकि 6 जो है वो जख्मी हो गए हैं और जख्मियों को जो है वो CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया गया है कि हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बासी, सिपाही एहसानुल्लाह और नाइक सुल्तान जो है वो जो है जामी शहादत नोश कर गए हैं और ये बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का जो कि खुफिया तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, छुपकर वार किया गया और काफ़ी बार जो है वो पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि सरहद को महफूज बनाया जाए और अपनी सरजमीन को किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए। लेकिन एक बार फिर हमने देखा है कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने वाली पार्टी पर जो है वो सरहद पार से दहशतगर्दों ने हमला। ठीक है उस्मान खान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा नुकसान हुआ है पाक फ़ौज को। FC का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब भी अलबत्ता सामने आया है, लेकिन 4 हमारे जवानों के बारे में ये इत्तलात हैं कि वो शहीद हुए हैं दहशत गर्दों की फायरिंग से। बाढ़ वो लगा रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देख रहे हैं इस वाक़े को, अफसोसनाक वाक़े को? देखें, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और हमारे शहीद हुए नौजवान FC के। लेकिन बात ये है कि देखें, ये हम हमेशा से अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और हम पता नहीं इतने आराम से क्यों बात करते हैं। दे आर इंटेंशनली डूइंग इट एंड आई वुड से कि इसमें उनकी NDS और उसके साथ इंडियन रॉ का जो एक गठजोड़ है ये मिल के प्रॉब्लम क्रिएट करें बलूचिस्तान में, क्योंकि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट हो, स्टेशन डिस्टेबलाइज हो, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो ताकि हमारा CPEC मनसूबा कामयाब ना हो सके। ये SP डिज़ाइन है। इसीलिए हमने हर मौके पे कहा कि जी हम इसीलिए फेंसिंग कर रहे हैं कि दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो और किसी को एतराज़ ना हो कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जगह जाके ये दहशतगर्दी होती है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन की भी है, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ कि ये अमेरिकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिकन का कंट्रोल NDS के ऊपर और अफगान गवर्नमेंट के ऊपर। हम उनके लिए इतना कुछ करते हैं, पीस प्रोसेस कर रहे हैं, इंटर अफगान डायलॉग कर रहे हैं, पीसफुल उनके मुआहदे करवा रहे हैं और अमेरिकन शुड रियलाइज कि उनको भी यही चाहिए कि ये करेंगे, ये हमारा मसला हल करें। आई थिंक पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए अफगान गवर्नमेंट के साथ और अमेरिकन के साथ भी करना चाहिए कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको रिजॉल्व करें। हमने अपनी ज़मीन से तमाम दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, अभी अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है इसको भी ख़त्म किया।
जी बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। NCOC के दो टोक फैसले के बावजूद यौम अली करमुल्लाह वजहों के मौके पर जुलूसों की इजाज़त किसने दी? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। विफाक पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से दोहरा मयार अपना रही है। सिंध में SOPs पर अमल न कराने से मुतालिक बयान पर फवाद चौधरी को निशाने पर रख लिया। इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत वायरस का फैलाव रोकने के लिए खुद संजीदा नहीं है। NCOC ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते फैलाव के पेश नज़र यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी का ऐलान किया, मगर सिंध हुकूमत की NCOC के फैसले पर अमल दरामद में कोई दिलचस्पी नजर न आई, बल्कि सिंध हुकूमत और कराची इंतजामिया की जानिब से जुलूस को सहूलतें और सिक्योरिटी फराहम की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने सारा मलबा सदर मुमलिकत पर डाल दिया। कहा, हमने किसी जुलूस की इजाज़त नहीं दी। दोपहर में मुझे पता चला कि जी NCOC ने कहा है कि जुलूस पे पाबंदी है, और फिर सदर साहब का एक पैगाम चल गया कि जुलूस अलाउड है, बस SOP फॉलो करें। इतनी इनडिसाइसिवनेस मैंने कभी नहीं की। तो आपकी मैं यही कहूँगा कि इतना गलत है कि हमने कोई ऐसा फैसला किया है कि अलाउ करें। मुराद अली शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से दोहरा मयार अपना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहें कि जी ये मौलिक बीमारी और उससे ख्याल रखें, और अगले दिन इफ्तिताह कर रहे हैं नए नए मंसूबों का। मुझे क्यों बुलाया? मुराद अली शाह नेब कोर्ट में पेशी पर भी बरम नजर आए। कराची से 50 लोगों को रोज़ाना तकरीबन बुला लें इस्लामाबाद। 8 फुट बाय बल्कि 7 फुट बाय 14 फुट के कमरे में अगर 50 बंदा खड़ा है तो ये कोविड रोकने का तरीका नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज फ्लाइट्स भरी हुई हैं, वैक्सीन खरीदारी में हम सबसे पीछे हैं। वायरस को रोकने के लिए जो इकदाम किए जाने चाहिए वो हम नहीं कर रहे। इस बार मीठी ईद के रंग फीके ही रहेंगे। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र NCOC ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया है। 8 से 16 मई तक हर तरह का कारोबार और दुकानें बंद रहेंगी। होटल्स, तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। पेट्रोल पंप्स, बेकरियां और मेडिकल स्टोर्स अलबत्ता खुले रहेंगे। ईद पर कोई सैर सपाटा नहीं होगा, बाहर से खाने भी नहीं मिलेंगे। वायरस की तबाहकुन लहर के बायस छोटी ईद पर सब कुछ बंद होगा। 8 से 16 मई तक कोई कारोबार होगा, न दुकानें खुलेंगी। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में अहम फैसले। ईद के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिकमत अमली तय कर ली गई। NCOC के मुताबिक वफाकी, सूबाई और जिले सतह पर खुसूसी टीमें कोरोना से बचाव के लिए अहकामात पर अमल दरामद कराएंगी। ईद छुट्टियों के दौरान हर तरह की कारोबारी सरगर्मियां, सियाती और तफरीही मुकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। कोरोना की वजह से पहाड़ी इलाकों, शुमाली इलाका जात और साहिल समंदर पर सी व्यू भी बंद रखे जाएंगे। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ईद पर घर वापस जाने की इजाज़त होगी। और इन्हीं पाबंदियों के हवाले से ताजिर बरादरी ने हुकूमत के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा तकारीब कर रहे हैं, कारोबार बंद करने का हुक्म देना सरासर नाइंसाफ़ी है। मईशत को 50 अरब का नुकसान पहुँचने का खदशा है। शटर डाउन नहीं होने देंगे। ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के सदर ने ताना दिया कि अपनी बारी में जलसे, इंतखाबात, तकारीब सब होती हैं और ताजिरों के लिए लॉकडाउन। हम बार बार हुकूमत को ये कह रहे हैं कि वो इस लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करे। अगर वो नजरसानी नहीं करेगी तो लोग भूख के हाथों मजबूर होकर अपनी दुकानें खोलेंगे। खुद वजीर आजम पाकिस्तान जलसे करते हैं, खुद वफाकी वज़रा मुख्तलिफ बड़ी बड़ी तकरीबात कर रहे हैं। इसी तरीके से मुल्क के अंदर कौमी और सूबाई सतह के इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। हुकूमत खुद संजीदा नहीं है। इसी तरह ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद भी मानने को तैयार नहीं। देखिए, ये पीक टाइम होता है खरीदो फरोख्त का। अगर आप इसको भी बंद कर देंगे तो 4-5 अरब रुपए यौमिया की तो कराची में तिजारत है। तो यकीनन ईद के मौके पे लोग बहुत कुछ खरीद भी रहे हैं। तो ये 40-50 अरब रुपए का नुकसान करके हुकूमत को क्या मिलेगा? अब ईद के मौके पर भी अगर आप ताजिरों को फरोख्त से रोक देंगे, अवाम को खरीदारी से रोक देंगे, तो मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा फैसला है। ताजिरों का कहना है कि SOPs पर अमल करवाकर कारोबार जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है।
एक तरफ जहां मुनाफाखोर आवाम का खून चूस रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो नेकी का जज्बा रखते हैं और कोरोना के गरीब मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। इन लोगों से मिलवा रहे हैं मोहम्मद लुकमान। हर घंटे ऑक्सीजन के दर्जनों सिलेंडर गाड़ी में लोड होते हैं, जो मिलते हैं उन लोगों को जो खुद गैस खरीद नहीं सकते। मुनाफाखोरी के इस मौसम में मकामी ताजर शाहिद नवीद ने कोरोना के मरीजों के लिए आसानी पैदा कर दी है। मुस्तफीद होने वाले अफराद का कहना है कि अगर इस तरह ऑक्सीजन की मुफ्त फराहमी ना होती तो उनके लिए इलाज मुश्किल हो जाता। मेरे भाई को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो भाई से हमें मिल नहीं रहा था, तो शायद भाई से बात होने के बाद मैं परसों भी लेके गया हूँ और आज फिर से एक सिलेंडर लेने के लिए आया हूँ। शाहिद नवीद के मुताबिक वो हर रोज ऑक्सीजन की फराहमी के साथ साथ कोरोना के इलाज के लिए गरीब अफराद की हर मुमकिन मदद भी करते हैं। ये तकरीबन 170 लोगों को रिफिल हम दे रहे हैं। अगर सिलेंडर देंगे तो वो एक सिलेंडर जो है इस वक्त 25,000 रुपये का कॉस्ट कर रहा है। रिफिल जो है वो एक दिन में हमें 1 लाख रुपए में तकरीबन पड़ती है। इस तरह मेडिसिन की मद में हम तकरीबन कोई 30,000 रुपये रोजाना की बुनियाद पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के एक मरीज को हर रोज कम से कम 15 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस पर 1,000 रुपया खर्च आता है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। हल्का PP 84 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है, जहां तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला है। आधा दिन गुजर चुका है और टर्न आउट काफ़ी कम है। हमारे नुमाइंदे अब्बास नकवी गवर्नमेंट मिडिल स्पेशल एजुकेशन सेंटर नूरपुर थल में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। बताइएगा अब्बास, क्या सूरत हाल है? क्या टर्न आउट रमज़ान मुबारक की वजह से कम देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज जो है मुकाबला हो रहा है खुशाब में, कांटेदार मुकाबला है मौज़म कल्लू और अली हुसैन खान के दरमियान। इस वक्त मैं नूरपुर थल में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन साथ नवीद जो है आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। लेकिन तो जो वोटर हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और तेज़ी से वोट कास्ट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहां पर वोटिंग की तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा कम है और बहुत कम वोटर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। जबकि जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली हुसैन खान, उन्होंने नून लीग के जो रहनुमा है अताउल्लाह तारड़ पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो है उनके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इक्का दुक्का जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों का ये कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि 5 बजे तक बेहतरीन अंदाज में जो है पोलिंग चलाई जाए और उसके बाद जो है मुकम्मल होने के बाद जो है रिजल्ट को पुरसुकून अंदाज में जो है अनाउंस किया जा सके। तो पोलिंग का अमल 229 पोलिंग स्टेशन पर जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे भी है कि वहाँ पर बहुत कम लोग जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें एक मेन वजह जो है रमज़ानुल मुबारक और दूसरा जो है गर्मी की वजह से भी जो है वोटर जो है वो घर से नहीं निकल रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका बास, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खुशाब के पोलिंग स्टेशन जमाली बलोचा में PTI और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं और क्या वजह है इस तमाम सूरत हाल की, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे राना जहीर से। जी राना जहीर, क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये खुशाब का हल्का PP 84 का पोलिंग स्टेशन नंबर 155 है, जमाली बलोचा में कायम है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, जहाँ पे जिस कैंप पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अता तारड़ मौजूद है, वहाँ पे उनके दरमियान काफी तलख कलामी हुई है, आमने सामने आ गए हैं। अता तारड़ से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए हैं और उन्होंने वहाँ पे रश बना लिया, जो कि इलेक्शन कमीशन की SOPs की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। हमने उनको कई दफा कोशिश की कि उनको बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो नहीं निकल रहे थे, जिसकी वजह से हमारी उनसे तलख कलामी हुई। उनका ये भी कहना है कि उसकी हमने शिकायत की तो मौके पर DPO खुशाब मोहम्मद नवीद पहुंच गए, जिन्होंने फौरी तौर पर हालात को काबू किया और दोनों पार्टियों के जो है कारकुनान जो थे जो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे उनको बाहर निकाल के पोलिंग का जो है अमल जो है वो दोबारा से शुरू करवा दिया है। ठीक है, जमाली बलोचा में नून और जुनून आमने सामने, इसी हवाले से लीगी रहनुमा अता तारड़ का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इतला मिली थी कि जो PTI के कैंडिडेट हैं अली हुसैन बलोच, उनका जो घर का पोलिंग स्टेशन है जमाली बलोचा का, यहाँ पे कोई मसला मसाइल किया जा रहा है और लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर गैर मुतल्लका अफराद घुसे हैं। हमने आके निशानदेही की, हमारे पोलिंग एजेंट ने और बाकी लोगों ने उन्हें अंदर से बाहर निकाला, जिस पर यहाँ झगड़ा हुआ। DPO साहब भी यहाँ पे आए थे, मगर अभी भी अंदर तो नहीं अब उनके लोग, और अंदर जो ठप्पे लगवा रहे थे वो बंद हो गया सिलसिला हमारे आने के बाद। मगर उनके लोग ये गेट के सामने 15-15, 10-10 की टोलियों में मौजूद हैं जो वोटर्स को हरासा भी कर रहे हैं और यहाँ पे पोलिंग में
रुकावट भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहाँ पे हम मौजूद हैं, कानून के मुताबिक जो होगा वही होगा, कोई शख्स यहाँ पे किसी से धांस धांधली करके नहीं जा सकेगा। देखिए ओवरऑल बड़ा पुरअमन माहौल है, धांधली नहीं हुई। इस एक घर के पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने कोशिश की थी, उसको रुकवा दिया गया है, धांधली का मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक आपसे अर्ज़ करना चाहता था कि कल मुझे एक हवाले से खुशी हुई इस बात की कि पहले लगारी साहब ने आज से चंद दिन पहले TLP के हवाले से जो सूबे में सूरत हाल पैदा हुई उसमें उसको एक दफ़ा फिर ओपन करने की कोशिश की, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर उन्होंने मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से गवर्नमेंट पर तनकीद करने की कोशिश की कि इसको बेहतर तौर पर हैंडल नहीं किया गया। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की कि फ़ौरन उनके बाद अपोजिशन के मेंबर मलिक अहमद ख़ान साहब ने जिस तरह क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक और मामले की असासियत जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बात की, पूरे हाउस ने उसको अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ कि मैं ये वाज़े करना चाहता था कि अगर अच्छी बात अपोजिशन की तरफ से आएगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। जैसा मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक बात की, उसको अपोजिशन ने भी वेलकम किया, गवर्नमेंट बेंच से भी उसको वेलकम किया गया, क्योंकि उनका फरमाना ये था कि एहसास मामलों पर जो है तनकीद से पहले हमें कौमी मफाद जो है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। और मैंने कल कहा था, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब भी कोई मामला ऐसा आता है जिस मामले की एहसासियत या उसका ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ बनता है, तो फिर मज़हब कौमों का हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है कि वो अपनी हुकूमतों पर एतमाद करती हैं और हुकूमतों को सजेस्ट करती हैं कि हमें यहाँ पर ये जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल कल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने का इख्तियार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना ही नहीं चाहती। मरियम और बिलावल जैसे जो नाबालग लीडरशिप हमारे पे मुसल्लत हो गई है, जिनको ये भी नहीं पता कि पार्लियामान का एक मुल्क में क्या किरदार है, बाकी इदारों का क्या किरदार है। ये सुबह सो के उठते हैं, जो जहन में आती है कि आज हेडलाइन में इमरान खान ने क्या बात कही है, हमने उसके खिलाफ चलना है। घर पे बैठे बैठे इनका पता चलता है कि 100 साल अपनी फैमिली जो है उनकी वो 1000 रुपया टैक्स दे रही थी, अचानक पता चलता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो लंदन के फलानी जगहों पे या सरे महल उग गए हैं या फ्रांस में आ गए हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये लेजिस्लेशन की गई है कि फॉलो द मनी पॉलिसी जो है वो उसको अप्रूव किया गया है और ज्यादा इफेक्टिवली जो पैसा है उसको फॉलो किया जा सकेगा। हम 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं उसकी काबीना ने अप्रूवल दी है। एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो EVM मशीन इस्तेमाल कर सकेगा इंतखाबात में। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इक़दामात करे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने में, जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने में। अब पीपल्स पार्टी और PMLN ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को ये सहूलत नहीं देना चाहते। अगर वो ये सहूलत नहीं देना चाहते तो वो खुल के आके अपना डिफरेंस दे दें। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे अवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। चिकन की कीमतों को पर लग गए, ये जुमला आप हर 2-3 माह बाद सुनते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मुर्गियों को मुनाफाखोरी के पर लगाता कौन है। अरशद खान की रिपोर्ट। 2 किलो की ताजा सेहतमंद मुर्गी सिर्फ 250 रुपए किलो। जी हाँ, 2 किलो की 250 रुपए। अगर मैं ये ऐलान करूं तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं भाई, मजाक कर रहे हो, यकीनन खराब होगी। कीमतों को पर लग रहे हैं, यही सुन रहे हैं बचपन से। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद खरीदा है 500 रुपए में। चिकन की कीमतों को मुनाफाखोरी के पर कौन लगाता है, समझाता हूँ। अंडे से निकला चूजा, कीमत थी 50 रुपए दाना, लेकिन उसे मिली एक ऐसी जगह जिसने उसकी किस्मत बदल दी। हर नए दिन के साथ उसका वजन बढ़ा और कीमत भी।
40 दिन तक उसने 150 रुपए का खाना खाया। दवाई और मजदूरी पर लगे 25 रुपए और यूं 2 किलो की मुर्गी 220 से 225 रुपए में तैयार हो गई, लेकिन बिकेगी 440 से 450 रुपए की। तो हुआ ना 225 रुपए के लगभग का मुनाफा, यानी मुर्गी का हर दूसरा या तीसरा किलो वजन फार्मर का इजाफी मुनाफा है, जिसे मजीद 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। एक दिन का चूज़ा 50 रुपए का तकरीबन मिलता है और 30 से 35 दिन में या 40 दिन में तैयार हो जाता है। ब्रॉयलर की मेडिसिन है ना, वो तकरीबन, और साथ इसमें 2 चीज़ें और आ जाती हैं। जो लेबर है फार्म की, वो उसको मिला के और बिजली के बिल वगैरह मिला के ये 25 से 30 रुपए रूटीन का खर्चा आ जाता है। होलसेलर और डीलर जिंदा मुर्गी 240 से 260 रुपए किलो बेच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट खर्चा 5 रुपए इसके अलावा है। यूं 1 किलो पर मुनाफा 20 से 30 रुपए बनता है। जिंदा मुर्गी हम 240 रुपए किलो जिंदा लेके आ रहे हैं और 260 रुपए बेच रहे हैं। अगर गोश्त खरीदा जाए तो इसमें दुकानदारों को 30-40 रुपए की मजीद बचत हो जाती है। ये चिकन का जो हम काम करते हैं ना, फार्म से जो लाते हैं हम माल, तो उसके लाने में हमें शहर से लाने में 5 रुपए किलो खर्चा आता है। अगर शहर से बाहर से लाएं तो उस पर हमें तकरीबन 10 रुपए किलो खर्चा आता है। पोल्ट्री फार्मर बिला रोक टोक हर मुर्गी पर डबल मुनाफा कमा रहा है। अगर जायज मुनाफा लिया जाता तो आप तक 2 किलो वाली जिंदा मुर्गी 250 रुपए में मिलती। अरशद खान, समा, झंग। तो आज हम बात करेंगे अमरूद की और बताएंगे कि कैसे और कौन कौन इसकी फरोख्त में मुनाफाखोरी करता है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। अमरूद बहुत महंगा है, 300 रुपए किलो कोहाट का अमरूद मिलता है। पंजाब वाला अमरूद नहीं है, कोहाट का अमरूद महंगा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अमरूद 300 रुपए किलो बिक रहा है। जी हाँ, ये अमरूद कोहाट के मीठे रसीले खूबसूरत अमरूद, जिसके पीछे छुपे हैं कई मुनाफाखोर। सबसे पहले चलते हैं कोहाट, जहां सबसे ज्यादा अमरूद पैदा होते हैं। किसान का एक्सपोर्ट क्वालिटी रेट है 1600 रुपए का 10 किलो। यहाँ के अमरूद बहुत मशहूर है। हम बाग से अमरूद के 10 किलो की पेटी आड़ती पर तकरीबन 1600 रुपए तक बेचते हैं, जो कि वो आगे शहर लेकर चले जाते हैं। आड़ती इसे बड़ी मंडी में फरोख्त के लिए पेशावर ले जाता है। दर्जा बंदी के बाद खराब अमरूद निकालकर नया रेट लगाया जाता। 220 रुपए किलो, 40 रुपए फी किलो नफा जेब में। ट्रांसपोर्ट खर्च फी किलो 5 रुपए से ज्यादा नहीं। ये सारा पीछे से महंगा है। पेटी में 8 किलो 7 किलो भी निकलता है और बहुत महंगा है, बाहर 300 भी मिलता है। आम दुकानदार ये अमरूद 220 रुपए का खरीद कर 300 रुपए किलो तक बेच रहे हैं, यानी 70 से 80 रुपए फी किलो मुनाफा। दुकानदारान ज़्यादा खर्च ज़्यादा पोषो हर जगह से कम दे रेट का माल कम राजी, मतलब रेट ज़्यादा का ज़्यादा। जिले इंतजामिया ने दर्जे अव्वल के अमरूद का रेट जायज मुनाफे के साथ 180 रुपए किलो मुकर्रर किया है, लेकिन आड़ती और दुकानदारों के मनमाने मुनाफे के आगे सब बेबस है और आवाम को अमरूद मिल रहा है। 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो कोहाट का अमरूद 300 रुपए किलो है। कैमरामैन मेरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कोयटा में शहरियों को 440 वोल्ट का झटका, आड़तियों ने मुनाफाखोरी की इंतहा कर डाली। 240 रुपए वाली मुर्गी का गोश्त 440 का बिकने लगा। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। मुनाफाखोरी की एक और कहानी। मुल्तान के पहले आड़ती ने मुर्गियां बेची 240 रुपए किलो। मुल्तान में इस वक्त जो फार्म रेट है 235-240 रुपए है, तो हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। कराची भी जा रहा है, कोयटा भी जा रहा है। तो कोयटा और कराची जाके, क्योंकि 8000 केजी पे 70-80 हज़ार रुपये किराया बढ़ जाता है, 10-15 जो है रुपये उसमें एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जाके 245-50 बिक रहा हुआ है। मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा 13 रुपए फी किलो से भी कम। पर कोयटा वाला आड़ती कहता है मुर्गी 45 रुपए खर्चे के साथ 285 की मिली। 45 रुपये आज खर्चा आ रहा है, क्यों 90,000 1 लाख रुपये तक तकरीबन सिर्फ गाड़ी का किराया, गाड़ी का किराया 90,000 1 लाख रुपये तक पहुंचा हुआ है। किराया जोड़कर मुर्गी 295 रुपए में आम दुकानदार को बेची जाएगी। अब दुकानदार 20 रुपए फी किलो कमाई के साथ मुर्गी फरोख्त करेगा। बेशक 15 रुपए कमा ले, कमाई का मतलब ये है कि 5 रुपए गोदाम के और 10 रुपए सप्लाई के,
वो तो ये लोग रख रहे हैं, उसके बावजूद 15 और बढ़ा दिए। 2 किलो जिंदा मुर्गी में से करीब 1 किलो 400 ग्राम गोश्त निकलता है, जो 440 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। 440 अभी मैंने पूछा इधर से, 440 रुपए। उधर बैठा इस्लामाबाद, अव्वलीन तरजीह हमारा, क्या अव्वलीन तरजीह तुम्हारा। अगर आड़ती नाजायज मुनाफाखोरी से बाज आए तो आवाम सस्ती मुर्गी पाए। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो। डस्का में इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 2 मिल्स पर छापे मारकर 37,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली। सियालकोट की तहसील डस्का में असिस्टेंट कमिश्नर ने टीम के हमरा सरावाली मिल पर छापा मारकर जखीरा की गई 30,000 बोरियां और भलोवाल मिल से 7,000 बोरियां बरामद कर ली। बरामद की गई गंदम की मालियत 17 करोड़ रुपए है। इंतजामिया के मुताबिक 37,000 बोरियां सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई हैं। अहम खबर के सुप्रीम कोर्ट ने वजारत सनत व पैदावार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 2 रोज़ में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, तफसील से बताइए क्या हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 2 दिन में मुकर्रर करने का हुक्म, कीमत के तयन का तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है। कीमत मुकर्रर करने का हुक्म KP हुकूमत की दरख्वास्त पर दिया गया है। सप्लायर्स मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल KP की जानिब से ऐसा कहा गया। ऑक्सीजन वजारत सनत के मातहत है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सरबराह ड्रैप का ये मौक़िफ़ सामने आया था। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, तफसील से बताइए क्या कुछ हुआ आज अदालती कार्रवाई में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है इससे मुताल्लिक़। फवाद, समाअत अभी जारी है। कोरोना वायरस को नोटिस की इसी समाअत के दौरान जो सूबाई हुकूमत के वकील हैं एडवोकेट जनरल KP के शुमाइल भट्ट, उनकी तरफ से निशानदेही की गई कि सूबाई हुकूमत को काफ़ी परेशानी का सामना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हवाले से, क्योंकि उसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं है, तो लिहाजा जितने भी सप्लायर्स हैं वो अपनी अपनी कीमत अलग से चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी में। तो ड्रैब को अगर ये रिक्वेस्ट की जाए, अदालत हुक्म दे ड्रैब को कि कीमत इसकी मुकर्रर करे। ड्रैब के सरबराह का ये मौक़िफ़ था कि ये वज़ारत सनत का मामला है, ड्रैब के अंदर आती नहीं, तो अदालत ने 2 दिन के अंदर वज़ारत सनत व पैदावार को हुक्म जारी कर दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत ना सिर्फ मुकर्रर करे बल्कि कीमत मुकर्रर करने का जो तरीक़ाकार है उसको भी वज़ा किया जाए, ताकि सूबाई हुकूमतों समेत किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में, उसकी खरीदारी करने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके। इसके साथ ही साथ NDMA की जो रिपोर्ट थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है गैर तसल्ली बख्श करार देकर, और कहा है ये एक निजी कंपनी को जिस अंदाज में N95 मास्क बनाने के लिए फैसिलिटेट किया गया वो सारी अदायगी कैश में की गई, किस करेंसी में अदायगी की गई उसकी भी समझ नहीं आई। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो चाइना में पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके जरिए सारी खरीदारी की गई है। चार्टर जहाज चाइना में पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए खरीदा गया, तो क्या पाकिस्तानी एम्बेसी डिप्लोमेटिक काम कर रही है या सिर्फ वहाँ पर लोगों की खरीदारियों में मसरूफ है। समाअत अभी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल। कोरोना की वबा में रेस्टोरेंट बंद है तो क्या हुआ, समंदर तो खुला है। कराची वाले क्रूज में इफ्तार डिनर करने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। कोविड की पाबंदियों के दौर में भी घर से बाहर इंतहाई मुनफरिद इफ्तार डिनर। कराची वाले इन दिनों अब फैमिली और दोस्तों के साथ कराची के साहिल से दूर और समंदर के बीच में भी इफ्तार डिनर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। क्रूज इफ्तार डिनर की सहूलत देने वाली कंपनी का कहना है कि SOPs की वजह से गुंजाइश से कम मुसाफिरों को ये सहूलत दी जा रही है। गहरे पानियों और आज़ाद फिजाओं में एक फर्द के इफ्तार डिनर का मुआवजा 3,000 है, जिसमें इफ्तार के बाद बिरयानी, कढ़ाई और बारबेक्यू के साथ डिनर सर्व किया जाता है। ये डिनर क्रूज़ पे इफ्तार बहुत ही डिफरेंट रहा, बिकॉज़ पहले मैंने कभी किया नहीं है और सब लोग ये बिल्कुल फैमिली जैसा एक्सपीरियंस है। काफ़ी टाइम के बाद हम घर से निकले हैं एंड आई फील लाइक कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वेरी सूदिंग, और सब SOPs को फॉलो कर रहे हैं। खाने के बाद महफिल समा का भी खूब रंग जमता है।
अगरचे अभी ये डिनर क्रूज कराची की साहिली पट्टी पर सहूलत फराहम कर रहा है, मगर क्रूज ऑपरेट करने वाले इदारे का कहना है कि मुस्तकबिल में कराची से गवादर तक के लिए भी क्रूज सर्विस शुरू की जाएगी, जिसमें एडवेंचर के शौकीन मजीद अनोखे तजुर्बात से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। कोरोना के घुटनज़दा माहौल में कराची के शहरियों के लिए इस डिनर क्रूज का आगाज़ एक खुशाइन कदम है, लेकिन मज़ा जब है जब इस सफरी को कोरोना की प्रॉपर SOPs के साथ एंजॉय किया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।